हस्बे ख्याल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्क जिसमें लोग भूखो अफलास से मर रहे हों, दुनिया का एक ऐसा गरीब मुल्क जिसके बाशिंदे दूसरे ममालिक में मजदूरी करने पर मजबूर हों, दुनिया का एक ऐसा गरीब मुल्क जिसमें गिनती के सिर्फ 3 सड़कें हों, दुनिया का एक ऐसा गरीब मुल्क जिसमें तरक्की नामी कोई नामो निशान ना हो, मगर फिर वो मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाता है। वो मुल्क दुनिया में एक अमन की मिसाल कायम कर देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओमान किस तरह एक गरीब मुल्क से अमीर तरीन मुल्क बना और ओमान को इस मकाम तक पहुंचाने वाला वो शख्स कौन है। ये सब हकाइक जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं महमूदुल हसन तरीन और हस्बे ख्याल में आप सबको खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक करें, हस्बे ख्याल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन, वो एक आम सी कब्र थी, मट्टी की ढेर थी। कब्र के करीब सब्ज रंग की 2 गंदी सी बाल्टियां पड़ी थी और मट्टी को बहने से बचाने के लिए कब्र के दाएं बाएं सफेद मार्बल के पीस रख दिए गए थे और बस 4 दीवारी थी, जंगला था और न ही कोई मजार था। मेरे दोस्त ने कब्र की तस्वीर मुझे भिजवा दी। मैंने तस्वीर को मोबाइल पर बड़ा करके देखा तो नीचे लिखा था ओमान के सुल्तान काबूस की कब्र। ये है जिंदगी की असल हकीकत। तस्वीर भेजने वाला शायद मुझे जिंदगी की बेसबाती समझाना चाहता था, लेकिन मैं ये तस्वीर देखकर हंस पड़ा क्योंकि मैं जानता था मेरा दोस्त भी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह गलत फहमी का शिकार है। ये भी इस कब्र से इबरत तलाश कर रहे हैं, जबकि मिट्टी की ढेरी बेसबाती या इबरत की निशानी नहीं, ये दुनिया के एक नामवर हुक्मरान की सादगी, अजमत और परफॉर्मेंस का अजीम शाहकार थी। सुल्तान काबूस और उनकी फैमिली चाहती तो वो इस कब्र के गिर्द सोने का मजार बना सकती थी। ये लोग सुल्तान मरहूम की कब्र को ताजमहल भी बना सकते थे, मगर इस सुल्तान की दरवेशी, सादगी और हकाइक पसंदी का मजाक होता। सुल्तान काबूस कितने बड़े इंसान थे, आप इसका अंदाजा सिर्फ 2 चीजों से लगा लीजिए। सुल्तान साहब 1970 में जिस गाड़ी पर इक्तदार संभालने के लिए महल आए थे, उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत भी उसी 50 साल पुरानी गाड़ी में उनकी आखिरी आराम गाह तक पहुंचाई गई और ये कब्र भी उनकी हिदायत पर सादा और आम रखी गई। ये उससे मजार नहीं बनवाना चाहते थे। ये थे सुल्तान काबूस। नाज़रीन, सुल्तान काबूस बिन सईद जुलाई 1970 में ओमान के बादशाह बने। ओमान उस वक़्त खलीज का पसमानदा तरीन मुल्क था। पूरे मुल्क में सिर्फ 3 सड़कें थीं, बिजली और हॉस्पिटल्स का नाम तक नहीं था। पूरे मुल्क में कोई तालीमी इदारा और कोई मंडी नहीं थी। मुल्क कबाइल में तकसीम था और तमाम कबाइल एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार थे और ओमानी बाशिंदे दूसरे मुल्कों में मजदूरी करते थे। सुल्तान काबूस ने बिस्मिल्लाह की और ओमान को बदलना शुरू कर दिया। ये किस कदर विजनरी हुक्मरान थे, आप इसका अंदाजा उनके सिर्फ एक कदम से लगा लीजिए। ये अपने मुखालफिन को बुलवाते थे और उनके जवान बच्चों को हुकूमत के खर्च पर आला तालीम के लिए अमेरिका और यूरोप भिजवाते। ये बच्चे जब दुनिया देखकर और आला तालीम पाकर वापस आते थे तो ये रियासत के दुश्मन से रियासत के सबसे बड़े दोस्त बन चुके होते थे। ये बच्चे आज हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज हैं। ओमान इस वक्त खलीज का पुरअमन तरीन और खुशहाल तरीन मुल्क है। आप इंसाफ, तालीम, इलाज, रोजगार और अमन किसी भी पहलू से देख लें, आपको ओमान पूरे खित्ते में आगे मिलेगा। मस्कत इस वक्त सिंगापुर के बाद दुनिया का साफ तरीन शहर है। ओमान खलीज का वाहिद मुल्क है जिसने पार्लियामेंट और हुकूमत में खवातीन को 17% नुमाइंदगी दी। आपको हर हुकूमती दफ्तर में खवातीन मिलती हैं। सुल्तान की पूरी काबीना आला तालीम याफ्ता है। वज़रा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और हाइडलबर्ग जैसी यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील हैं। मस्जिदों के इमाम भी आला तालीम याफ्ता हैं। आप किसी गांव के मुफ्ती से भी बात कर लें, वो भी अपने लहजे और तहजीब से आपको हैरान कर देगा। पूरी इस्लामी दुनिया इस वक्त तकसीम है। ईरान और सऊदी अरब के अंदर शिया सुन्नी इख्तिलाफात इंतहा को छू रहे हैं। पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं, लेकिन ओमान में किसी किस्म की मसलकी तकसीम है और नहीं कोई कबायली तकसीम।
लोग नमाज तक एक ही मस्जिद में अदा करते हैं और एक दूसरे के आगे पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं। आप यूनिवर्सिटियां देखें, आप हैरान रह जाएंगे। आप हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स देखें, ये भी आपको हैरान कर देंगे। और आप लोगों के रवैये भी देख लें, आप उनकी शाइस्तगी, तहजीब और मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। आपको अगर मौका मिले तो आप सिर्फ मस्कत की जामे मस्जिद सुल्तान काबूस देख लें या फिर मस्कत के ओपेरा हाउस का विजिट कर लें, आपको दोनों शशदर कर देंगे। आप ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि सुल्तान ने ओपेरा हाउस ज्यादा अच्छा तामीर किया या फिर जामे मस्जिद। और आप सड़कें भी देख लें कि सुल्तान ने सहरा के अंदर तक सड़कें पहुंचा दी और ये सारे काम एक ही सुल्तान के दौर में हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुल्तान ने ये सब कैसे किया। वो एक बादशाह थे और बादशाह अमूमन अवाम को सोचने, बोलने और इल्म हासिल करने का मौका नहीं देते। सुल्तान काबूस 50 साल बादशाह रहे और उन्होंने बादशाही के बावजूद अपने लोगों, अपने मुआशरे को खोल दिया। क्यों और कैसे, ये सवाल बहुत अहम है और हम जैसे लोगों और मुआशरों के लिए इसमें रोशनी की बेशुमार कंदीलें छुपी हैं। सुल्तान काबूस का पहला कारनामा अमन था। सुल्तान ने 1970 में फैसला किया था ये इस्लामी दुनिया के किसी तनाज़ो का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये किसी के साथ जंग भी नहीं करेंगे। चुनांचे ओमान 50 साल में किसी आलमी या इस्लामी तनाज़ों में फरीक नहीं बना। इस दौरान ईरान में इनकलाब आया, अफगान वार हुई, इराक और ईरान जंग हुई, सुन्नी और शिया तनाज़ो बना, अरब ममालिक में इनकलाबी बहार आई और आखिर में यमन में जंग छिड़ गई। मगर ओमान हर मामले में न्यूट्रल रहा। अब सुल्तान काबूस की जहानत मुलाहजा कीजिए। ओमान की सरहदें यमन, यूएई और सऊदी अरब से मिलती हैं। ओमान के तीनों मुल्कों के साथ सरहदी तनाज़ुआत भी पैदा हुए, लेकिन सुल्तान काबूस ने लड़ने की बजाय यूएई के शेख जैद बिन सुल्तान को दावत दी, नक्शा उनके सामने रखा और उनसे कहा आप इस पर लकीर लगा दें, हम उस लकीर को सरहद मान लेंगे लेकिन हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। शेख जैद ने निशान लगा दिया और ओमान ने उससे सरहद मान लिया। तनाज़ो खत्म हो गया। यमन और सऊदी अरब के साथ भी सरहदी तनाज़े इसी तरह सेटल किए गए। सुल्तान कहते थे हम हमसायों के साथ लड़कर अमन से नहीं रह सकेंगे, लिहाजा ये बड़े से बड़ा इशू भी गुफ्तगू के जरिए हल करते थे। सुल्तान काबूस के दौर में ओमान ने न खुद जंग की और न ये किसी जंग का हिस्सा बना। ये मुल्क हर दौर में सालिस रहा, ये मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान सुलह कराता रहा। ये इस वक्त भी यमन के दो अतराफ के जख्मियों का एक ही हॉस्पिटल में इलाज करते हैं। ये मेरिट पर भी बेइंतहा यकीन रखते थे। ओमान में पिछले 50 बरसों में तमाम ओहदों पर सिर्फ और सिर्फ अहल लोगों को ताइनात किया गया और वो अहल लोग खास सुल्तान के दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्हें कोई नौकरी और तरक्की से नहीं रोक सकता था। तीसरा, ये इंसाफ और अदल पर भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। ये हो नहीं सकता था मुल्क का कोई ताकतवर शख्स किसी कमजोर का हक मार ले और रियासत उस पर खामोश रहे। सुल्तान ने अरबों रुपए के प्लाजे और जमीनें हकदारों को वापस कराई और इस अमल में किसी का दबाव कबूल नहीं किया। मस्कत के अंदर अलमोज यानी वेव्स नाम का एक वसी रहायशी कंपाउंड है। ये समंदर के किनारे है और ये हर लिहाज से दुबई लगता है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंपाउंड है। आप इसमें दाखिल हों, आपको महसूस होगा आप किसी अरब मुल्क के बजाय यूरोप में फिर रहे हैं। इस्लामी दुनिया के ज्यादातर माजूल हुक्मरानों के खानदान अलमोज में रहते हैं। कर्नल कज़ाफी की फैमिली भी यहाँ रहती है और शाम, यमन, इराक और लबनान के माजूल हुक्मरानों और वज़रा के बच्चे भी। सुल्तान काबूस हालात के शिकार हुक्मरानों के बुरे वक़्त के साथी साबित होते थे। ये हर लुट्टे पिट्टे हुक्मरान और उसके खानदान के लिए अपने दरवाजे खोल देते थे। शायद यही वजह है इनके जनाजे में वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्हें पूरी दुनिया मिलकर एक जगह नहीं बिठा सकी। मिस्र के मुर्सी और अल सीसी दोनों ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यमन में हौसियों और हुकूमत के दरमियान लड़ाई चल रही है। शाम में 3 मुख्तलिफ इस्लामी ताकतें एक दूसरे के सर उतार रही हैं और ईरान और सऊदी अरब का तनाज़ो भी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। मगर आप सुल्तान काबूस का कमाल देखें, इन सब ताकतों के सरबरा और नुमाइंदे सुल्तान के जनाजे में मौजूद थे। ये सब मिलकर उनके दरजात की बुलंदी की दुआ कर रहे थे। आप ये देखिए
ओमान वाहिद अरब मुल्क है जिसमें कोई वली अहद नहीं था। सुल्तान के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत खोली गई। सुल्तान ने हैसम बिन तारिक अल सईद को बादशाह नामजद किया था और पूरे खानदान और मुल्क में से किसी ने चूं तक न की। हर शख्स ने सुल्तान के फैसले पर आमीन कह दी। पूरी दुनिया का ख्याल था सुल्तान काबूस के बाद तख्त और ताज के इशू पर ओमान बिखर जाएगा, लेकिन सुल्तान के इखलास और मोहब्बत ने इंतकाल के बाद भी मुल्क को जोड़े रखा। मुल्क में किसी जगह बगावत हुई और नहीं किसी किस्म का कोई शोर शराबा, किसी ने मुखालफाना आवाज तक नहीं निकाली। और सुल्तान बला के मुस्तकिल मिजाज भी थे। ये जो काम शुरू कर देते थे ये उससे पाए तकमील तक पहुंचाकर दम लेते थे। ये हो नहीं सकता था कि सुल्तान काबूस ने कोई काम शुरू किया हो और वो काम मुकम्मल ना हुआ हो। चुनांचे मैं समझता हूँ सुल्तान काबूस की कब्र सिर्फ कब्र नहीं, ये इस्लामी दुनिया के तमाम हुक्मरानों के लिए रोशन मिसाल है। और ये मिसाल साबित करती है इंसान अगर दुनिया में कुछ करना चाहे तो ये पूरी कौम का मुकद्दर बदल सकता है। और उसके जाने के बाद इस मिट्टी की छोटी सी ढेरी दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा बन सकती है। लोग इस कच्ची कब्र की मिट्टी को सुरमा बना लेते हैं। और सुल्तान काबूस जिंदा थे तो ये कमाल थे, ये इंतकाल फरमा गए तो ये कमाल से भी बड़ा कमाल बन गए। ये साबित कर गए लोगों की खिदमत करने वाले हुक्मरान मज़ारों और मकबरों के मोहताज नहीं होते। इनकी कच्ची कब्रें भी ताजमहल से बड़ी और कीमती होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।